कि लड़की अगर काम करने के लिए निकल रही है या तो वो गलत है या फिर उसके पास कुछ है नहीं इसलिए वो निकल रही है। तो जब हम मतलब घर से निकलते थे तो उस समय अगर किसी लड़के से बात कर लें या किसी से ये बोले भाई मेरा मदद कर दो, तो लोगों की नज़र में ये होता था ना कि ये लड़की अच्छी नहीं है। ये एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं अपने फैमिली से पहली लड़की थी जो राष्ट्रपति भवन जा रही थी पुरस्कार लेने के लिए। तो वो जो शब्द होता है जब राष्ट्रगान बजना स्टार्ट होता है तो वो जो धुन है और वो अनुभव है वो आपको बयां नहीं किया जा सकता है, इतना अच्छा लगता है। अभी का दौर क्या है ना कि आप किसी को देख रहे हैं आज इस लड़का के साथ घूम रही है और एक मर्यादा पार करते हुए। अच्छा दीदी, संस्था का आरंभ का ख्याल आपको कैसे आया? देखिए, सच तो यही है कि जब तक लोग प्रैक्टिकल अपने इसमें नहीं होते तब तक वो संस्था या कोई भी काम को वो करते नहीं। मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी जब हम छोटे थे। तो मेरा बहुत गरीब फैमिली था और हम लोग 5 भाई बहन थे। तो उसमें क्या हुआ ना कि हर हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी भोजन पर, पढ़ाई पर, हर चीज़ों पर आता था। तो जब हम धीरे धीरे बड़े हुए तो हमको एक चीज़ लगता था ना कि हम वैसे बच्चों के लिए काम करेंगे जिनके कोई ना, या कोई है तो उनको छोड़ दिए या किसी वैसे परिस्थिति में हो जिनको कि हम मदद कर सकें। बस वही ख्याल मेरे मन में दिमाग में आया और संजोग से बस वैसे बच्चे मिल गए और काम स्टार्ट हो गया। तो ये जो संस्था स्टार्ट करने से पहले आप किसी और संस्था में काम करते थे? देखिए, उस समय मेरा उम्र बहुत कम था और घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी जी। तो एक याम इंडिया करके NGO है देवघर की, उनके साथ हम लोग कुछ काम करते थे। चूँकि मेरा 18 साल नहीं पूरा हुआ था तो वो लोग हमको फील्ड वर्क पर इधर उधर भेजते थे। तो उससे जो पैसा अर्जन होता था और उस समय जो मेरा फील्ड वर्क का एक एक्सपीरियंस था जो वहाँ हम जा कर के देखे, तो सबसे स्थिति ना बच्चों की खराब, इसलिए मेरा मन उसी समय हुआ कि हम बच्चों के लिए कुछ न कुछ करेंगे। जहाँ तक हमें जानकारी है कि आप देवघर के बस स्टैंड में कुछ बच्चे को लड़ते हुए देखे थे, उस समय ही आपके मन में कुछ आया हुआ था? नहीं, देवघर हम गए थे, वही ट्रेनिंग चल रहा था उसी NGO का। तो जब हम लोग बस स्टैंड पर गए तो वहाँ पर 3 बच्चियाँ थी जो रो रही थी बैठ करके। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये बच्चे रो क्यों रहे हैं, तो हमको जा करके उनसे मिलना चाहिए। जब हम वहाँ पर गए तो जब तक मतलब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जितने लोग थे ना वो सारे इकट्ठा हो गए। तो उससे क्या हुआ ना कि एक तो अनुभव, पहला चीज़ ये चीज़ हुआ कि जब हम उसके पास गए तो सारे लोग आ गए। जब तक हम उसके पास नहीं गए थे तो उनके पास कोई नहीं था। तो वहाँ ही बच्चों से जब मिले तो हम जब बच्चों से बात की तो एक बच्ची बताई कि मेरी माँ का डेथ ऐसे 10 दिन पहले हो गया है और पिताजी हम लोगों को यहाँ पर ये छोड़ करके बैठा करके ले करके गए हैं कि तुम लोग बैठो, हम कुछ देर में आ रहे हैं। पर अब तक 2-3 घंटा बीत गया, वो नहीं आए। तो उसी समय ना मेरे मन में एक दिमाग में आया कि बच्चे तो हर जगह शोषित किसी न किसी रूप में हो ही रहे। उसकी माँ का मरना उसका कोई दोष नहीं था, बच्चों को यूँ बस स्टैंड पर छोड़ देना कोई उचित नहीं था। तो उसी समय हम लोग ये सोच रहे थे कि बच्चों को लेकर हम अपने घर पर आ जाएं और उसी से मतलब काम स्टार्ट करेंगे एक अनाथ आश्रम का। तो संजोग ऐसा रहा कि उनके फादर आ गए और उनको अपने गलती का एहसास हो गया तो वो बच्चों को लेकर के चले गए। पर ये मेरे मन में एक मतलब जो अपना दृढ़ विश्वास था वो वहीं से स्टार्ट हुआ है। आपके आश्रम में कार्य के दौरान किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ा स्टार्टिंग से अभी तक में? देखिए, पहला जो स्टार्टिंग था, पहले एक होता है कि बच्चों को जब बच्चे आपके पास आते हैं तो हम उसको रहने के लिए कहाँ पर दें और कहाँ पर उसको रखें। स्टार्ट तो हम कर लिए कि भाई हम बच्चों का मदद करेंगे, पर मेरा खुद का घर मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मतलब उसको क्या बोला जाए कि फादर एक मामूली ड्राइवर और बड़ा भाई पैर से विकलांग। तो वैसे में परिस्थिति ये था कि हम उन लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकते थे। पर एक अच्छा चीज़ ये था कि मेरे पास कुछ ज़मीन था जहाँ पर कि हम बच्चों को एक प्लास्टिक का दे करके वहाँ पर सेट देंगे, हाँ, वहाँ पर रखना स्टार्ट कर दिए। तो वो मेरे लिए चुनौती भरा था, कभी पानी पड़ता था, कभी कुछ पड़ता था। दूसरी बात, उन लोगों के लिए एक भोजन लाना 3 टाइम का, वो उस समय बहुत संघर्ष रहा लाइफ। तो उस कठिनाई को कैसे दूर किए? उस समय क्या कहता है, एक NGO चलती थी सहेली संस्था। तो वो मोमबत्ती अगरबत्ती बनाने का ट्रेनिंग देती थी, तो उनके साथ भी मिलके हम लोगों ने ये सारा कार्य किया। रुई का बत्ती बनाते थे जो कि मार्केट में सप्लाई करने के बाद जो कुछ भी होता था वो बच्चों का भोजन मिल जाता था। वो मेरे लिए फर्स्ट था। दूसरी बात क्या,
सबसे बड़ी बात क्या होती थी कि गोड्डा जिला एक छोटा शहर, मतलब गांव उसको माना जाता था। तो गांव जब माना जाता था तो यहाँ लड़कियों के लिए निकलना बहुत मुश्किल था। मुश्किल था कि लड़की अगर काम करने के लिए निकल रही है, या तो वो गलत है या फिर उसके पास कुछ है नहीं इसलिए वो निकल रही है। तो जब हम मतलब घर से निकलते थे तो उस समय अगर किसी लड़के से बात कर लें या किसी से ये बोले भाई मेरा मदद कर दो, तो लोगों की नज़र में ये होता था ना कि ये लड़की अच्छी नहीं है। ये एक सबसे बड़ी बात। और आश्रम की अर्थव्यवस्था को कैसे हल किया जाता है? अभी तो फिलहाल बहुत सारे लोग सपोर्ट करने लगे, तो चलिए धीरे धीरे, जैसे अभी अडानी कंपनी भी है तो उसके माध्यम से भी बच्चों का पढ़ाई का खर्च चल रहा है। लेकिन उसके पहले ये सारा चीज़ मेरा प्रोसेस में था। दूसरा बात क्या कि जो हम खुद एनजीओ में काम करते थे तो वहाँ से जैसे 2000 रुपया मिलता था हम लोगों को, 2000 रुपया मिलता था, तो तभी तो सामान भी बहुत सस्ता था, तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती थी। फिर लोग धीरे धीरे कुछ ना कुछ जागरूक हुए, लोगों के मन में भी ये चीज़ लगा कि अगर ये अकेले लड़की कुछ करे तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे डॉक्टर नरेंद्र कुमार हैं, डॉक्टर अशोक कुमार हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे मरवाड़ी संगठन है, बहुत सारे लोग थे जो चावल इकट्ठा एक मुट्ठी जमा करते थे और वो मेरे पास लेकर के आते थे। तो मेरे काम में सबसे बड़ा योगदान तो समाज के बहुत सारे लोगों का है। जे एक्ट को लेके कुछ पहले 2018 के शायद, जहाँ तक हम सही हैं, कुछ समस्या आई थी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, जुवेनाइल एक्ट जो है 2015 में ही मेरे ख्याल से शायद पास हुआ था, पारित हुआ था। पर आप समझ सकते हैं कि गोड्डा जिला में उनको मतलब जुवेनाइल एक्ट के बारे में समझते समझते बहुत समय लगा। जिस समय हम आश्रम चला रहे थे, जिस समय आश्रम खोले थे, तो उस समय खुद हम बहुत छोटे थे, तो ये पता नहीं था कि जुवेनाइल एक्ट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या। मेरे मन में बस एक सोच थी कि हमको बच्चों के लिए कुछ करना है। ये नहीं पता कि कानून क्या है, एक्ट क्या है, ये सोचे भी नहीं थे कि आगे चल के कभी हमको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जब ये सारा चीज़ बच्चे आगे पढ़ने लगे, बढ़ने लगे, तब 2016 में पुरस्कार के बाद 2017 में यहाँ पर लोग धीरे धीरे बताए कि जुवेनाइल एक्ट क्या है। जुवेनाइल एक्ट में है कि आप जो संस्था चला रही हैं आपको उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद आप बच्चों को रख सकते हैं। तो चलिए भाई ठीक है, सरकार अगर कोई एक्ट निकालती है तो बेहतर ही निकालती होगी किसी चीज़ के लिए। लेकिन मेरे द्वारा 10 बार एप्लीकेशन दिया गया कि हमको एक्ट में रजिस्ट्रेशन चाहिए, पर वो कभी मिला ही नहीं, रजिस्ट्रेशन कभी मिला ही नहीं। अब आप उसमें ये सोच सकते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं मिला। तो सरकार का जो एक गाइडलाइन था कि आपके पास जगह बहुत बड़ा होना चाहिए, आपके पास इतना रूम होना चाहिए, ये होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मेरे पास वो था नहीं, उपलब्ध नहीं था। हाँ, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो मेरा सोच कहता था कि आपने सारे कॉलम बनाए कि आपके पास चौकी कितना है, बेड कितना है, चादर कितना है, फैन कितना है, आप बच्चों को जो रख रहे हैं आपके पास सारी व्यवस्था क्या है, पर कभी वो ये जानने का प्रयास नहीं किया कि आपने बच्चों को क्या दिया। एक सबसे बड़ा क्या है ना, बच्चों को प्रेम की आवश्यकता होती है जो हर कोई नहीं दे सकता है, तो वो था ही नहीं गाइडलाइन में। तो बस वहाँ पर हम फेल कर गए और तो कुछ था नहीं मेरे पास। तो ये धीरे धीरे समस्याएं बनी। फिर जैसे ये समस्या धीरे धीरे भी हमको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना था, नहीं भी लिए, छोड़ दिए कि अब हम दूसरे तरीके से इन बच्चों पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि जैसे कि कोई बच्चा आपको मिलता है और उसके कोई एक पेरेंट्स, जैसे कि फैमिली में दादा है, नाना है, नानी है, कोई भी हो, वो अगर उसके गार्जियन बनते हैं तो वो उन पर डिपेंड करता है कि वो बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि हम लोगों का जो बच्चों को लेकर के जो अभियान था ना, वो अधिकतर फोकस था एजुकेशन पे। बच्चे अगर शिक्षित होंगे तो वो किसी भी कार्य में आगे बढ़ जाएंगे, उनको फिर किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। और दूसरा एक गाइडलाइन, मतलब बच्चों को गाइड करना कि आप नशा ना करें, आप गलत रास्ते पर आए। आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा है और उसके मदर फादर नहीं हो, तो उस बच्चे में एक शुरू से ही एक अलग सोच आ जाता है कि मेरा कोई नहीं है, तो वो कभी इधर भटकते हैं और उनके ऊपर उनके जो पेरेंट्स हैं जो गांव में रहते हैं तो उनके ऊपर भी एक अलग जवाबदेही रहता है, तो वो इन बच्चों पर ध्यान नहीं देते। हम लोगों का फोकस उसी बच्चों पर था कि जो बच्चे भटक रहे हैं तो उनको एजुकेशन से जोड़ना। कभी कोई ऐसा बच्चा आपको मिला है जिसका कोई पेरेंट्स ही ना हो और उसका कोई सगा संबंधी भी ना हो? हाँ, वैसा बहुत सारा बच्चा मिला जिसको कि हम लोग बाद में हैंड ओवर CWC को कर देते थे। उनके माध्यम से फिर बहुत सारे बच्चे गोद की प्रक्रिया में चल जाते थे, एडॉप्शन में चल जाते थे। और आपके आश्रम में एक गुड़िया नाम की लड़की थी जिसका आपने पहला कन्यादान किया था।
नहीं, उसके पहले एक पूजा नाम की बच्ची थी, तो हाँ मतलब उसका जो हम कन्यादान किए थे उस समय हम खुद शादी नहीं किए थे। तो हाँ वो 18 साल की हो चुकी थी और उसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम भी था, वो ठीक ढंग से बोल नहीं पाती थी। तो उस समय हमको एक अच्छा लड़का मिल गया, तो हमको लगा कि अपने शादी से पहले उसकी शादी करा दिया जाए, तो ज़्यादा जरूरी था। तो हम वो पहला मेरा था कि हमने अपने कुमारे रहते ही कन्यादान किया था। तो अभी सब कांटेक्ट में होंगे आपके? हाँ, और अच्छे से होंगे। हाँ, दूसरी शादी गुड़िया की है। दूसरी शादी गुड़िया की जो अपने शादी होने के बाद? हाँ, और फिर उसकी शादी हम लोगों ने कराई। आपके लिए सम्मान क्यों मायने रखता है, विशेष रूप से अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए? देखिए, सम्मान हर किसी को पसंद आता है। जब आप कुछ करते हैं और लोग अगर तारीफ में 2 शब्द भी बोल देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हौसला मिलता है। आप देखते हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान का ही मैच होता है तो लोग उधर से अपना एक देते हैं कि नहीं भाई, देश के प्रति अपना खुशी जाहिर करते हैं और उनको हौसला देते हैं। तो बस काम भी एक वही चीज़ है, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे खेल का हो, चाहे वो समाज का हो। जब आप कुछ करते हैं और लोग आपका बड़ाई कर रहे हैं, आपको हौसला देते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। जब हमको भी सम्मान मिला तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और खास करके बच्चों से संबंधित काम करने के लिए। 2016 में राष्ट्रपति के द्वारा जो आपको सम्मानित किया गया था राजीव गांधी मानव सेवा के पुरस्कार से, तो उस समय का आपका क्या अनुभव था, और ये बताएं। देखिए, हमको लगता है हाँ 2016 में जब हमको दिल्ली से फ़ोन आया था कि आपका जो है ऐसे पुरस्कार में चयनित किया गया है, तो हमको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो हमको लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो हम दूसरे को जब नंबर दिखाए तो बोले नहीं ये दिल्ली का है और दिल्ली से फ़ोन आया है, ये हम कंफर्म हो जाते हैं। तो संजोग से क्या था ना कि हम कुछ काम कर रहे थे, उस समय मेरी जो आश्रम की थी वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो उस समय हम जब वहाँ पर थे तो जब बहुत सारे मीडिया कर्मी पहुँचे, वो लोग पहुँचे तो बोले कि नहीं तुम्हारा नाम आया है और हम लोग तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब खुशी का समय था, और मेरे घर वालों के लिए, क्योंकि मैं अपने फैमिली से पहली लड़की थी जो राष्ट्रपति भवन जा रही थी पुरस्कार लेने के लिए। अच्छा दीदी, उस समय का अनुभव कैसा था जब राष्ट्रपति सम्मान के लिए उस मंच पे आप गए थे और बहुत सारे वहाँ पे लोग थे और राष्ट्रपति सामने थे, उस समय का अपना अनुभव? सबसे पहली बात तो जब हम पहली बार दिल्ली गए जी, तो मेरे लिए वो अनुभव एक अलग सा था कि मतलब वहाँ के लोगों का रहन सहन, और जब उस कैंप में गए तो हमको अपने आप में पहले नर्वस फील हो रहा था। अंदर से खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, पर हमको लगा था कि पता नहीं वहाँ मतलब उतने बड़े बड़े लोग होंगे, हमको कैसे बात करना है वो भी सारा चीज़ नहीं। तो एक दिन प्रैक्टिकली जब सिखाया गया कि जब आप राष्ट्रपति भवन जाते हैं तो आपको कैसे बात करना है, क्या करना है, तो हाँ ट्रेनिंग दिया गया। तब थोड़ा सा जो हम नर्वस थे ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ, और जब वहाँ गए, अंदर गए, तो सबसे अच्छा तब लगता है जब आप अंदर बैठे हुए हैं कैंप में, हॉल में, और जब राष्ट्रपति महोदय उधर से आते हैं और आपका राष्ट्रगान का जब स्टार्ट होता है तो वो जो शब्द होता है, जब राष्ट्रगान बजना स्टार्ट होता है तो वो जो धुन है और वो अनुभव है वो आपको बयां नहीं किया जा सकता है, इतना अच्छा लगता है। राष्ट्रपति सम्मान के बाद आपके अनाथ आश्रम में प्रतिष्ठान और सम्मान में कैसा बदलाव आया? बहुत सारी चीज़ों का बदलाव हुआ। जब हम वहाँ से आए तो बहुत सारे लोग, उपायुक्त महोदय ने भी सम्मानित किया, बहुत सारे समाज सेवी थे उन्होंने सम्मानित किया, मतलब हर एक महीने पर तो सम्मान बहुत मिला, बहुत ज़्यादा मिला। और ख़ास करके आश्रम की स्थिति में बहुत सुधार आया। लोग जो मतलब मेरे काम को नहीं देखते थे, नहीं जानते थे, वो धीरे धीरे एक एक करके आए, कोई चावल, कोई आटा, जिसको जैसा लगता था वो हमको किसी न किसी रूप में मदद करना स्टार्ट किया। तो वो तो हुआ। आपके समाज और परिवार में राष्ट्रपति सम्मान के बाद क्या बदलाव आया? देखिए, जब फर्स्ट में हम काम स्टार्ट किए थे तो मेरे जो मतलब फादर थे उनको ये लगता था कि हम लोग खुद एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं और ये लड़की इतने बच्चों का जो जवाबदेही ले लिए पिता होने के नाते, वो इसमें सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे कि ये अपना लाइफ बर्बाद कर रही है, अपना समय बर्बाद कर रही है, लड़की है, हम इसका शादी करवा देंगे, आज ये घर से निकलना शुरू कर रही है तो पता नहीं समाज के लोग अगर कुछ बोल दिए तो कल इस लड़की का शादी होगा नहीं होगा, वो इस टेंशन में रहते थे। और हमको मतलब घर को भी देखना था, समाज को भी देखना था और खुद इन बच्चों को भी देखना था। ये तीनों चीज़ जब मेरे सामने में आकर के खड़ा हो गया तो परिस्थिति बहुत उलझ सी गई थी।
और जब ये सम्मान मिला, सम्मान मिलने के बाद क्या हुआ कि पापा बहुत खुश हुए। उनको ये चीज़ लगा कि मतलब मेरी बेटी जो मतलब कर रही है वो बहुत अच्छा काम था है। और उसके बाद उन्होंने फिर मुझे कभी नहीं कहीं भी रोका भी नहीं, जबकि बहुत सारे समाज के लोग उस समय आकर के पापा को बोलते थे आपकी बेटी को देखिए 9 बजे रात में हॉस्पिटल में। समाज के लोग ये नहीं कहते थे कि हॉस्पिटल में वो क्यों थी, लेकिन पापा के पास जैसे ये खबर जाता था तो वो यहाँ आकर के बोलते थे कि 9 बजे रात में वहाँ क्या कर रही है। किसी बच्चे का तबीयत खराब होता था तो कोई लोग मदद नहीं कर रहा है पर उंगली जरूर उठा रहा है। तो इन सारे चीज़ों में वो सम्मान बहुत बहुत मायने रखा और बहुत मतलब समाज में भी एक सम्मान मिला। अच्छा दीदी ये बताइए कि इस जब संस्था को आप स्टार्ट किए थे तो कितने लोगों ने और समाज के लोगों ने आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा हो? देखिए कि औरत सही नहीं है या ऐसे वैसे? पीठ पीछे तो बहुत सारे बोलते होंगे जिनका गिनती शायद हम आपको नहीं बता सके, पर कभी कभी लोग सामने में भी बोल करके चले जाते थे। सबसे बड़ी बात ये थी ना कि जब हम इस चीज़ों का मतलब इस चीज़ का शुरुआत की तो लोगों के मन में पहला जो सवाल था कि ये बच्चे कैसे हैं, किस कास्ट के हैं, किस जात के हैं। 2005 में ये बहुत मायने रखता था, जातिवाद लोग बहुत ज़्यादा थे। तो जब किसी भी बच्चे को गोद में उठा करके हम जब चलते थे या बोलते थे तो आप ये समझ सकते हैं, ये नहीं कहेगा लोग कि ये लड़की खराब है, उसके डायरेक्ट कैरेक्टर पर ही उंगली उठाएगा, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में चोट पहुंचता है तो इसी चीज़ में चोट पहुंचता है जब आप उसके कैरेक्टर को दोषी ठहरा रहे हैं। तो बस वही चीज़ होता था कि आप घर से निकले नहीं, आप सुबह निकले हैं कि हम कुछ काम करें ताकि बच्चों के लिए भोजन का व्यवस्था करें, दूसरा समाज के लोग करें ये लड़की तो गलत है, मेरी बेटी इसके साथ में मत रहो भाई, वो उसको मना कर रहे हैं, वो उसको मना कर रहे हैं। ये तो दिन भर का खेल था, शायद आपको उंगली पर गिना भी नहीं सकते। और आज जो है लड़कियां काम पर जा रही है, किसी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 2005 में निकलना बहुत मुश्किल था। वो मेरे लिए सबसे बड़ा कष्टदायक था, क्योंकि उससे क्या होता था ना कि घर में भी लोग गुस्सा कर रहे हैं। तो आज तो खैर लड़कियां बहुत आगे चल गई, आगे काम कर रही है, तो उसके लिए कोई मायने नहीं है। जैसे अभी फिलहाल में आप ले लीजिए कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही है, लेकिन तभी घर से नहीं निकलती। ये जब आश्रम का शुरुआत हुआ था तो उस समय से अभी तक ये आप अकेले कार्य कर रही थी कि आपके साथ और भी कोई? देखिए टीम में शुरुआती तौर में बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं था कि नहीं था। मतलब हम लोग जब बात किए थे तो एक बात था कि कोई भी अगर कोई संस्था आप चलाते तो एक कमेटी तो गठन जरूर होती है। अब वो कमेटी कितने आपके साथ में चलती है ये आपके काम पर निर्भर करता है और जरूरत पर निर्भर करता है। जब हम लोग ये खोले हुए थे तो सबसे छोटे तो हम थे, तो सबका एक विचार था कि जब आप काम कर रहे हैं तो इसमें आपको इनकम कितना होगा। पहला सवाल था कि इनकम कितना होगा, बच्चों को हम रख लिए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इनकम क्या होगा। तो ये जब आपका सोच आ जाता है ना तो आप हमारे साथ नहीं चल सकते, आप नहीं चल सकते। तो बस जहाँ पर इनकम नहीं था ना तो लोग धीरे धीरे अलग होने लगे। अब अभी भी लोगों का जैसे कहना था अरे भाई संस्था में तो बहुत सारा फंड आता होगा तभी तो इतना है, सब कुछ है। अब एक सवाल मेरा आपसे है, अगर बहुत ज़्यादा इनकम या बहुत सारा फंडिंग एक एनजीओ में आ रही है, आश्रम में आ रहा है, तब तो गोड्डा में कम से कम 8-10 अनाथ आश्रम खुल जाना चाहिए। अब तक में तो खुल जाना चाहिए था। आप एक दुकान को देख करके दूसरा दुकान वाला दुकान खोल लेता है, एक बूथ अगर चलता है तो दूसरा बूथ वाला अपना खोल लेता है, हर चीज़ कहीं ना, एक होटल खोलता है तो दूसरा भी होटल। फिर एक अनाथ आश्रम क्यों नहीं कोई खोल सका? अगर उसमें बहुत सारा पैसा था तो लोग तो पैसा कमाने के लिए अनाथ आश्रम खोल सकते थे, फिर क्यों नहीं चला सके और क्यों नहीं खोले? अच्छा दीदी ये बताइए कि 2005 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो आपके साथ कितने लोग थे, आप बताएं? उस समय 9 थे। 9 थे। और सब चले कब गए? धीरे धीरे तुरंत ही चले गए। जब सबको लगा ना कि जब बच्चे मेरे पास आ गए थे 1 years? उतना भी नहीं चला होगा, 6 months? हाँ, उतना तो तक चला। उस दिन से और ये 2024 चल रहा है, तो जब आप अकेले हर जगह काम करने के लिए जाते थे तो कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जो कि आपको पूरा भय लग गया हो कि यहाँ मेरे साथ गलत हुआ है? देखिए बताते हैं, बहुत बार ऐसा हुआ कि आपको कभी पदाधिकारी वैसे मिल जाएंगे कि वो अच्छे नहीं है, बहुत सारे नेता ऐसे मिल जाएंगे कि वो अच्छे नहीं है, पर आप पर डिपेंड करता है कि आप वहाँ से कैसे निकलते हैं और कैसे चलते हैं। पहले जब हम जाते थे तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये सोच होता था, और जो सामने वाला लोग है वो भी ये जानता था कि इसके पास बहुत सारा बच्चा है, इसके पास इसके जो फादर है वो बहुत गरीब है, एक ड्राइवर है, तो लोग इसका फ़ायदा तो बहुत उठाने के लिए कोशिश करते थे। ऐसा नहीं था कि नहीं था, हमको इसका सामना नहीं करना पड़ा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन
एक आपका जो विल पावर होता है, आपके अंदर जो एक पावर होता है ना, वो आपको हमेशा गलत चीज़ों से दूर रखता है। तो जब हम जाते थे, आते थे, कहीं भी जाते थे, तो वो एक पावर कहीं ना कहीं मेरा हेल्प करता था। वो एक एनर्जी है जो आप उसको मान करके चलिए कि हिंदू धर्म में भी इस चीज़ को माना गया है कि एक पावर है। तो वो पावर मेरे हमेशा मदद करती थी। तो वो हमको कभी लगा नहीं कि जहाँ पर भी गए और लगा कि ये गलत है तो फिर गलत है, तो उसको जवाब भी देना हमको अच्छी तरीके से आता था और निकल जाते थे। इस कारण बहुत सारा परेशानी भी झेलना पड़ा, ऐसा नहीं है कि नहीं झेलना पड़ा, तो उसको झेले। और अपने आप पे एक चीज़ लगता था कि अगर हम गलत रास्ता चुनते हैं तो फिर तो हम गलत स्वयं साबित हो जाएंगे। लोग हमको क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी अंतरात्मा हमको कहाँ देखती है, हम खुद से नज़र मिलाने के लायक हैं या नहीं, ये जानना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका शादी राष्ट्रपति पुरस्कार के सम्मानित होने के बाद आपका शादी हुआ, या उससे पहले? नहीं, बाद। अभी 2 साल लव मैरिज था या अरेंज? नहीं, लव मैरिज था। हम लोग एक दूसरे को पहले जानते थे और मेरे काम में आप ये चीज़ मान करके चलिए कि जैसे 2 हाथ एक साथ काम करता है, तो वो मेरे साथ हमेशा साथ में रहे और मेरे साथ काम करते रहे। अब घर को और आश्रम को दोनों कैसे मैनेज करते हैं शादी के बाद? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, उनकी फैमिली अच्छी है, तो वो लोग कभी भी इस पर दबाव कभी नहीं दिए। अगर हम बोल दें किसी बच्चे का तो वो बोलते हैं कि पहले उनको देखो। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है कि मेरा जो भी परिवार है वो बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं और हमसे बढ़ करके बच्चों के लिए करते हैं। और इस आश्रम को लेकर आगे के लिए आप क्या सोच रहे हैं? अभी जो मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, खास करके सुंदर पहाड़ी में, उसमें क्या है कि जब हम लोग वहाँ पर गए और एक मतलब जो हम लोग वहाँ पर विजिट किए, तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे निकल करके आए जो बाहर दिल्ली काम करने के लिए जाते हैं और उनका पढ़ाई बाधित हो जाता है। और जब वो दिल्ली से काम करके वापस आते हैं 14-15 साल में, तो उनके पास कोई स्कोप नहीं होता है। तो वो क्या करें, ना पढ़ाई कर सकते हैं, ना किसी स्कूल में एडमिशन लिया जाएगा, ना कुछ भी वैसी कोई व्यवस्था है। अगर व्यवस्था होगी भी तो शायद कागजों में होगी, पता नहीं। तो हम लोगों ने एक क्या किया है ना कि वैसे बच्चों को अपने पास रख करके, कुछ बच्चों को अपने पास में जो अच्छे पढ़ाई कर चुके हैं उनको अपने पास में रख रहे हैं, जो अभी अ आ से सीख रहे हैं वर्णमाला से, उनको वहीं पर स्कूल खोल दिए हैं, जो बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों का सिर्फ बच्चों पर फोकस है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैसे बच्चे जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो पढ़ाई करने जिसका इंटरेस्ट नहीं, उनको जगाना और स्कूल में एडमिशन कराना। जैसे अभी एक बच्चे नवोदय में कंप्लीट किए हैं, तो एक खुशी का बात होता है कि जो बच्चा पढ़ाई छोड़ चुका था तो वो अभी नवोदय कंप्लीट किया, वो नवोदय स्कूल जा रहा है। अभी 11-12 ऐसे बच्चे हैं जो कि काम करने के लिए दिल्ली, कहीं बाहर, कोई खेत पे कोई काम कर रहा था, तब इसको जो हम अपने पास में रख करके पढ़ा रहे हैं। आप कभी टेस्ट लीजिएगा तो आपको लगेंगे नहीं कि ये बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं और उसका किसी भी स्कूल में एडमिशन तक नहीं है। अब उनको एडमिशन हम लोग यहाँ पर सरकारी स्कूल में करवाएंगे, जिसके माध्यम से फिर नवोदय का या जो भी होगा वो तैयारी करवाएंगे। तो हम लोगों का फोकस एजुकेशन पे है, बच्चों के एजुकेशन। और इस समाज को आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, समाज से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सबका अपना कुछ ना कुछ तो बिजनेस है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। आप समाज सेवा के लिए सिर्फ महीने में 10 मिनट भी निकाल लीजिए ना तो बहुत है। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे पास आए। जैसे होता है ना कि लोग मंदिर जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम यही मंदिर जाएं, किसी भी मंदिर चले जाएं तो वो मंदिर ही कहलाता है। आप अपने आस पास जो भी वैसे व्यक्ति है जो ज़रूरतमंद है, उनकी मदद कीजिए। नहीं तो आप रास्ते में देखते होंगे कोई कूड़ा चुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप एक बार उनसे मिलिए तो सही, उससे पूछिए तो सही कि वो क्यों कर रहा है ये काम। आप कोशिश करें कि उसे कॉपी पेंसिल उसको गिफ्ट करें। बर्थडे जो सेलिब्रेट करते हैं लोग, हर तरह से करते हैं, तो उसके साथ में वो भी कीजिए। अपना एंजॉय भी कर रहे हैं आप, बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, आप मैरिज डे मनाइए, सब कुछ कीजिए, पर उसके साथ में कॉपी पेंसिल, जो मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो करते भी हैं, तो आप रोड पर भी किसी वैसे बच्चे को कर सकते हैं जो ज़रूरतमंद बच्चे। अच्छा दीदी, आपके साथ आने वाला कल में अगर कुछ हो जाता है आपके साथ, तो ये आश्रम का क्या होगा? देखिए, हम आपको पहले भी बोले थे कि एक जो लोगों के पास अपना खुद का एक पावर होता है तो वो हमेशा मदद करती है। अगर मेरे साथ कभी कोई घटना घट जाती है तो मेरे हस्बैंड हैं, उनको देखेंगे, वो देखेंगे, कुछ ना कुछ तो उसका होगा ही। मेरे बाद कोई ना कोई होगा। ये किसी के बिना कोई काम रुका नहीं है, उसे चलना है। आप जैसे लोग होंगे, मेरे जैसे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो उनको चलाएंगे। कोई ना कोई आगे बढ़ेगा ही। मेरे जैसे 1000 लोग होंगे, आप वहाँ तक पहुँच नहीं सके हैं या हम वहाँ तक नहीं पहुँच सके हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि हम ही चलाएं तभी वो चलेगा।
ये तो हम सिर्फ उसको कर दिए, आगे तो कोई ना कोई इसको चलाएगा ही चलाएगा, जैसे भी चले उसको चलना ही है। और आपके संस्था में जितने बच्चे हैं वो आगे जाके उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए बच्चे हैं, आपसे हम यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। जैसे जो बच्चे हैं, जब वो मेरे पास आता है, कभी बदमाशी करते हैं, कभी कुछ करते हैं, अगर किसी में कोई वैसा चीज़ देख लेते थे तो उनको एक चीज़ बोलते थे कि जो भी तुम कर रहे हो, जो गलत कर रहे हो, उसका असर सिर्फ मेरे ऊपर पड़ रहा है। हम जो भी तुमको छूट दिए या तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, बहुत चीज़ को त्याग करते हुए उसके बाद हम किए। मेरी शादी 2 साल पहले हुई, हम चाहते तो शादी 10 साल पहले भी कर ले सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। हर इंसान चाहता है कि भाई हम 20 साल के हो गए, हम शादी कर लें, पर हमने वैसा कुछ नहीं किया। हमने इन बच्चों के लिए जब उस समय अपना ये चीज़ देखे कि नहीं, हमको अपना करियर नहीं देखना है, हमको अपना मैरिज नहीं करना है, हमको इन बच्चों को देखना, तो वो बच्चे भी समझते हैं। ऐसा नहीं है। आपसे यहाँ पर हम आपके माध्यम से सिर्फ एक सवाल करना चाहते हैं, लोगों से भी करना चाहते हैं। आप अभी जुवेनाइल एक्ट के बारे में आपने बात किया था, आप बताइए, बाल सुधार गृह बहुत सारे हैं, आप कभी जाइए और ये बताइए कि वहाँ से कितने बच्चे बन करके निकले। ठीक है, आप ये बताइए कि वहाँ के बच्चे जो यहाँ से गए, कोई नशा कर रहा है वो वहाँ गया है, कोई चोरी किया वो वहाँ गया है, कोई बच्चा खो भी गया वो भी वहीं पर गया है, किसी ने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया वो भी वहीं पर गया हुआ। जब सब बच्चे एक तरह से मिक्स होते हैं तो उनके पास किसी का आना जाना संबंध नहीं होता, समाज का कोई लोग वहाँ पर नहीं जाता है जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, वो उसी के बीच में रहते हैं। और मेरे साथ जो बच्चे रहते हैं, जो रह रहे हैं, उनको हमने समाज से जोड़ा। यहाँ के जितने भी लोग हैं वो बच्चों से मिलते थे, कभी कोई फेस्टिवल में जाते थे, कुछ देते थे, लेते, तो बच्चे ना हमेशा समाज से जुड़े रहे। इसलिए आपको गारंटी के साथ बता सकते हैं कि हमने अभी तक 60 बच्चों का पालन पोषण किया है। 60 बच्चे में से कोई एक भी बच्चा अगर इतना सा भी नशा करते हुए आपको दिख जाए तो मेरा वो पुरस्कार बेकार है। अपने दौर में और आज की दौर की लड़कियां ना, वो कितना फर्क दिखता है? देखिए, मेरी भी लव मैरिज शादी है और आने वाला समय भी लोग लव मैरिज शादी कर ही रहे हैं। फर्क क्या है कि जब हम लव मैरिज शादी किए तो हमने जिस लड़के को चुना 10 साल पहले, उसी से शादी किए और सबके सामने ये एक्सेप्ट किए कि हम इसको पसंद कर रहे हैं, चाहे वो मेरे फादर हो, मदर हो, या समाज के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, उनके सामने हमने ये बात रखा कि ये लड़का हमको बहुत सपोर्ट करता है, इससे हमको शादी करना है। तो सब ये जान रहा था कि इस लड़के को ये पसंद करिए, शादी करिए। अभी का दौर क्या है ना कि आप किसी को देख रहे हैं, आज इस लड़का के साथ घूम रही है और एक मर्यादा पार करते हुए भी। अभी हाल फिलहाल में ही आपको हम बताते हैं कि मेरा एक मंदिर है, मंदिर में बहुत सारे जोड़े आते हैं, आप पूजा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उनसे मन्नत भी मानिए कि भाई हम दोनों का, कालीपीठ, तो वहाँ मन्नत भी मानिए कि भाई ठीक है हम दोनों का शादी हो जाए, ये हर लड़का लड़की का तमन्ना है। पर जो वहाँ देखने के लिए मिलता है, 2 मिनट का अगर समय मिले तो हाथ में हाथ पकड़ करके घूम रहे हैं, वहाँ डांस कर रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, वो शोभा नहीं देता है। आपके पेरेंट्स अगर आपको पढ़ने के लिए भेजे तो आप पढ़ाई कीजिए। आप उनसे कहने का हिम्मत रखिए कि ये जो लड़का है हम उससे शादी करना चाहते हैं। हमने भी जब शादी की तो अपने पेरेंट्स को ये कहने का हिम्मत रखा और मेरे पेरेंट्स ने भी ये एक्सेप्ट किया, और अगर उनमें कोई कमी थी तो उस कमी को दूर की। ऐसा नहीं कि वो कह रहे हैं कि इससे शादी नहीं करना है तो हम करने के लिए घर से निकल गए, ऐसा नहीं है। आप घर से नहीं निकलिए, अपने प्यार पर विश्वास रखिए कि हम जिस लड़के से प्यार करते हैं वो मेरे लिए कितना हद तक सही है, मेरे परिवार के लिए कितना सही है। कास्ट मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपका आचरण, आप कैसे हैं। लव मैरिज शादी गलत नहीं है, लेकिन आप उसको गलत तरीके से मत कीजिए। लोगों का विश्वास मत उठाइए कि कभी ये लड़का इसके साथ, कभी ये लड़की इसके साथ, या पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए भेजे तो हम कहीं और घूमने के लिए निकल जाए। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बस ये अंतर तो आज दिख रहा है। हम लोग जब बैठते हैं वहाँ पर तो देखते हैं तो लगता है कि पता नहीं लोग कहाँ जा रहे हैं, पहनावा सब कुछ कहीं ना कहीं बदलते जा रहा है, जो खुद में थोड़ा खराब तो लगता है, पर आप कर कुछ नहीं सकते हैं। और इसमें पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं छोड़ते चले जा रहे हैं, भाई जाओ ठीक है जो करिए। तो इसमें कहीं ना कहीं होना तो चाहिए, ये अभी अंतर तो है लोगों में। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आपसे जितना बन सके स्वामी विवेकानंद अनाथ सुरक्षा आश्रम में सहयोग करें। धन्यवाद।